रूस ने आज रात सीधे निशाने पर पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया, इतना कि वहां लोग जाग गए। पोलैंड ने जवाब में सिर्फ इतना कहा कि आने वाले 100 दिन इस युद्ध के लिए निर्णायक होंगे। लेकिन मौके 50-50 हैं और सब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर करता है, उन पर नहीं। हालांकि नाटो में आखिरकार लहजा थोड़ा सा बदल गया है। 30 जुलाई की रात यूक्रेन पर सबसे बड़े संयुक्त हमलों में से एक के दौरान 70 से अधिक मिसाइलें और 280 से ज्यादा हमला करने वाले ड्रोन दागे गए। रूसी क्रूज मिसाइल X-101 ने पोलैंड की सीमा पार की और ल्यूब्लिन प्रांत के तारनावा कोलोनिया गांव में गिर गई, जो यूक्रेन की सीमा से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये अब सिर्फ गलती से नहीं घुसी, बल्कि उसने पोलैंड के क्षेत्र में 70 किलोमीटर तक सफर किया। ये नाटो सदस्य देश के क्षेत्र में सितंबर पिछले साल के बाद पहली ऐसी घटना है जब पोलैंड के फाइटर जेट्स ने उन रूसी ड्रोन को मार गिराया था जो देश के हवाई क्षेत्र में घुस आए थे। इस घटना का महत्व इस बात में भी है कि ये उस समय हुआ है जब हम सब ने इस YouTube चैनल पर इसी मुद्दे पर चर्चा की थी। रूस एक बार फिर नाटो की दृढ़ता को परख रहा है। ठीक पिछले हफ्ते 3 रात लगातार ड्रोन हमले रोमानिया पर हुए और अब पोलैंड पर मिसाइल से हमला किया गया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि क्या जानकारी है खुद घटना के बारे में, पक्षों ने इस पर कैसी प्रतिक्रिया दी और विशेषज्ञ आगे की संभावनाओं पर क्या चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं खुद यूक्रेन पर हमले के कुछ संक्षिप्त तथ्यों से। 30 जुलाई की रात यूक्रेन की वायुसेना ने कई लहरों में बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की चेतावनी दी थी, जो देश के विभिन्न हिस्सों की ओर दागी गईं, जिसमें सुदूर पश्चिम भी शामिल है, यानी फ्रंट लाइन से सैकड़ों किलोमीटर दूर। उस रात धमाके कीव, डिनीप्रो, क्रीवी रीह में हुए और लविव में भी सुनाई दिए, यानी उस शहर में जो पोलैंड की सीमा से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है, जहां रॉकेटों ने 2 रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया और 6 लोग घायल हो गए। साथ ही एक व्यक्ति की दुर्भाग्यवश मौत हो गई। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबीगा के अनुसार पूरे यूक्रेन में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें क्रिवोई रोग में एक निजी घर में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़े हमले की पहले ही चेतावनी दी थी। इस बर्बर हमले पर हम अलग एपिसोड में चर्चा करेंगे। पोलैंड की घटना ठीक इसी पृष्ठभूमि में हुई, यूक्रेन पर बड़े हमले की पृष्ठभूमि में। और पोलैंड की सशस्त्र सेनाओं की ऑपरेशनल कमांड के अनुसार रात में निगरानी प्रणालियों ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में कम से कम 12 मिसाइलों को ट्रैक किया, जो पोलैंड के क्षेत्र के लिए संभावित खतरा पैदा कर सकती थीं। F-16 लड़ाकू विमानों को हवा में भेजा गया, वायु रक्षा प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया, ल्यूब्लिन प्रांत में हवाई हमले का सायरन बजा। और अब पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टुस्क ने सरकार की आपात बैठक में बयान दिया। आगे उनकी टिप्पणी है। हम तैयार थे कि अगर मिसाइल आगे उड़ती तो उसे मार गिराते। सभी संकेत बताते हैं कि ये रूसी मिसाइल ख-101 थी। हम मिसाइल के प्रकार और उसे किसने दागा इस पर पूरी तरह यकीन करना चाहते हैं। माफ कीजिए, ये तमाशा है। मिसाइल पोलैंड की हवाई सीमा में घुसी थी, लड़ाकू विमान आसमान में भेजे गए और पोलैंड के लोग बस देखते रहे कि कैसे ये रूसी मिसाइल पोलैंड के क्षेत्र में 70 किलोमीटर तक उड़ती रही। उसके बाद वो खुली जगह पर गिर गई। जाहिर है ये पोलैंड के लोगों को डराने के लिए था, लेकिन ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। और अब इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सुनिए,
अगर ये मिसाइल 1 किलोमीटर और आगे चली जाती तो हम निश्चित रूप से उसे मार गिराते। तो क्या हुआ? सिर्फ 70 किलोमीटर ही तो है। कोई मिसाइल देश के अंदर 70 किलोमीटर तक घुस आई, खुद ही खुली जगह पर गिर गई। लेकिन अगर थोड़ा सा और होता तो हमारा सब्र वाकई टूट जाता और तब हम उस मिसाइल को जरूर गिरा देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। जांच में पता चला कि एक अज्ञात वस्तु पोलैंड की जमीन पर एक खेत में गिरी, वहां गड्ढा और मलबा मिला। जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर डोनाल्ड टुस्क और यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के प्रमुख सिबीगा के बयान के हवाले से कहा जा सकता है कि ये रूसी क्रूज मिसाइल ख-101 थी। रिकॉर्डिंग के वक्त मिसाइल के प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी और टुस्क ने भी यह स्पष्ट किया है। वस्तुनिष्ठता के लिए इसे दर्ज करना जरूरी है। ज़ेलेंस्की की एक दिन पहले की आवाजाही में एक अहम बात है। मुझे लगता है उन्होंने यूं ही ल्यूब्लिन प्रांत पर हमला नहीं किया। संयुक्त राज्य अमेरिका से घर लौटते समय ज़ेलेंस्की रास्ते में पोलैंड के ल्यूब्लिन शहर गए, जो बाद में मिसाइल गिरने की जगह के पास है, ताकि वहां डोनाल्ड टुस्क से मिल सकें। नेताओं ने ज़ेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के नतीजों और यूरोप, पोलैंड, यूक्रेन की सुरक्षा पर चर्चा की। ये मुलाकात घटना से ठीक पहले हुई थी, जो अपने आप में इन घटनाओं के आपस में जुड़े होने का सबूत तो नहीं है, लेकिन ये एक समय संदर्भ जरूर देता है। यह मानना मुश्किल नहीं कि रूसियों ने पोलैंड को डराने की कोशिश की, जैसे कि तुम लोग आपस में ही झगड़ रहे हो। पोलैंड में पोलिश लोग यूक्रेनियों पर हमला कर रहे हैं, तो झगड़ा जारी रखो। ज़ेलेंस्की को क्यों बुला रहे हो? ये लो एक मिसाइल हमला, ताकि फिर भी यूक्रेनियों को ही दोष दो। जैसे यूक्रेन की गलती है कि युद्ध चल रहा है, अब पोलैंड के ऊपर से भी मिसाइलें उड़ रही हैं। अब बात करते हैं कि ये ऐसा पहला मामला क्यों नहीं है और इस बार इसमें क्या बुनियादी नया है। रूसियों द्वारा पोलैंड पर हुए हमलों की सूची अब इतनी लंबी है कि आप उसे लिख सकते हैं, और वो इस प्रकार है। नवंबर 2022 में पोलैंड के शिवोडू में यूक्रेनी वायुरक्षा S-300 की एक मिसाइल फट गई थी, जो रूसी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के कारण अपने रास्ते से भटक गई थी। तब 2 लोगों की मौत हुई थी। मैं इसे अभी दर्ज कर रहा हूं। उस घटना के लिए जिम्मेदार रूस है, क्योंकि अगर उसकी यूक्रेन के खिलाफ जंग ना होती तो यूक्रेन की S-300 वायुरक्षा प्रणाली से मिसाइल छोड़ी ही नहीं जाती। 2022 और 2023 में पोलैंड के क्षेत्र में रूसी मिसाइलें गिरने की घटनाएं दर्ज की गई थीं। मई 2026 में रूसी ड्रोन गेरान ने रोमानिया के गलात शहर की एक रिहायशी बहुमंजिला इमारत से टकरा गया था। सितंबर 2025 में बेलारूस से 19 से अधिक शाहेद ड्रोन पोलैंड में घुस आए थे, और उस समय नाटो के लड़ाकू विमानों ने कई ड्रोन मार गिराए थे। मॉस्को की कार्रवाई को पूरी तरह से खतरनाक व्यवहार बताया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस रूसी बेहयाई का कोई जवाबी हमला नहीं किया गया। हर बार नेटो की प्रतिक्रिया सिर्फ चिंता जताने वाले बयानों तक ही सीमित रही, और अब यूक्रेनी विशेषज्ञों की राय इस ताजा घटना की प्रकृति को लेकर थोड़ी अलग-अलग है। और उदाहरण के लिए विमानन विशेषज्ञ वैलेरी रोमानेंको ने पोलैंड की वायु रक्षा प्रणाली पर जिम्मेदारी डाली। उनका कहना है कि मिसाइल पहले से आपके पास थी, तो आपको ही उसे गिराना था। उद्धरण: अगर मिसाइल संभवतः ख-101 पोलैंड के क्षेत्र में गिरी तो उसे पोलैंड की वायु रक्षा ने ही जाने दिया। इसमें हमारा क्या दोष है? ये उन पोलिश लोगों के लिए जवाब है जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि यूक्रेन दोषी है कि रूसी मिसाइल उनकी सीमा में आई। उनका कहना है, यूक्रेन ने पोलैंड के ऊपर उड़ रही मिसाइल को अपनी सीमा में क्यों नहीं गिराया? रोमानेंको ने कहा कि मिसाइल खेत में गिरी, यह अच्छा रहा, और साझेदारों से अपील की कि कीव को सैन्य सहायता कम न करें और यूक्रेन के लिए नई वायु रक्षा प्रणालियों पर जल्द फैसला लें। लेकिन अब जानते हैं मैं इस स्थिति में क्या कहना चाहूंगा। रूसियों की मिसाइल काफी सटीक थी और जगह को अच्छी तरह से पहचान रही थी, और मिसाइल का ल्यूब्लिन क्षेत्र तक पहुंचना और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के प्रभाव से न गिरना इसके जानबूझकर होने का संकेत है। यह मॉस्को की तरफ से एक परीक्षण है, जिसका मकसद फिर से दिखाना है कि नाटो की वायु रक्षा प्रणाली युद्धक सतर्कता की स्थिति में नहीं है,
यानी एक बार फिर दिखाना कि नाटो कमजोर है और एक बार फिर यूरोप वासियों को डराना। इस घटना के बाद आगे की नीति पर अधिकारी क्या कह रहे हैं? डोनाल्ड टस्क ने कहा कि रूसी मिसाइल की आज की घटना ने यूक्रेन का समर्थन जारी रखने का उनका संकल्प और मजबूत किया है। पोलैंड की सुरक्षा सीधे और स्पष्ट रूप से यूक्रेनी सेना की प्रभावी कार्रवाई पर निर्भर करती है, खासकर हवा में। हर पोलिश नागरिक को यह उद्धरण दोहराना चाहिए। उन्होंने लेख के निष्कर्ष पर अपनी सैन्य राय दोहराई। ज़ेलेंस्की से मुलाकात में कहा, अगले 100 दिन युद्ध का परिणाम तय करेंगे, अभी मौके 50-50 हैं। आगे उन्होंने कहा, युद्ध के परिणाम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कुछ अन्य प्रमुख हस्तियां और अमेरिकी अरबपति एलन मस्क भी प्रभाव डाल सकते हैं, ये संकेत देते हुए कि देखिए, स्टारलिंक बंद हुआ और रूसी अंधे हो गए। यूक्रेन के प्रतिनिधि ने इस घटना को वायु रक्षा मजबूत करने के तर्क के रूप में इस्तेमाल किया। विशेष रूप से यूक्रेन के विदेश मंत्री सिबिगा ने कहा, ये एक और स्पष्ट प्रमाण है कि यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूत करना इस समय एक अत्यंत आवश्यक कदम है और ये पूरे यूरो अटलांटिक समुदाय की सुरक्षा की गारंटी है। ये यूक्रेन की स्थिति का सीधा बयान है। मिसाइल के घुसाने को नाटो की सैन्य प्रतिक्रिया का कारण नहीं बताया जा रहा, बल्कि यूक्रेन को एंटी बैलिस्टिक सिस्टम देने के तर्क में पेश किया जा रहा है। अगर ईमानदारी से कहूं, रूस के खिलाफ नाटो की सैन्य प्रतिक्रिया अभी हमें कुछ नहीं देती सिवाय युद्ध के क्षेत्र के फैलने के। अब सवाल यह है कि क्या नेटो रूस पर किसी तरह का जवाबी हमला करेगा? खैर, इस समय ना तो नाटो के चार्टर के अनुच्छेद 5 की बात हो रही है और ना ही अनुच्छेद 4 के इस्तेमाल की कोई सीधी घोषणा गठबंधन या पोलैंड की ओर से इस घटना के संबंध में दर्ज की गई है। यानी नाटो में अब तो ये भी नहीं है। इस मुद्दे पर सलाह मशविरा करना भी नहीं चाहते। 5वीं धारा लागू करना तो दूर की बात है, जिसमें कहा गया है कि एक पर हमला मतलब सब पर हमला नहीं। यहां तक कि सलाह मशविरा वाली 4थी धारा भी लागू नहीं कर रहे हैं। वार्सो की पहली प्रतिक्रिया फिर संयमित दिखती है। और यहां मैंने यूं ही नहीं याद दिलाया कि अभी पोलैंड और यूक्रेन के बीच टकराव है और रूसी लोग इस टकराव का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे मामले कुछ पोलिश राजनीतिक हलकों में उल्टा माहौल को और भड़का सकते हैं। यूक्रेन का समर्थन करते करते माहौल ऐसा बन गया है कि अब हमें यूक्रेन का समर्थन बंद कर देना चाहिए ताकि हमें बमबारी का सामना ना करना पड़े। यानी समझिए, पोलैंड के कुछ राजनीतिक हाशिए के लोग अब ये नैरेटिव फैलाने लगे हैं कि देखिए, रॉकेट पोलैंड में इसलिए गिरा क्योंकि हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। अगर हम यूक्रेन की मदद करना बंद कर देंगे तो रूस पोलैंड पर हमला नहीं करेगा और रूस इसी पर दांव लगा सकता है और इसी बात का फायदा उठा सकता है। किसको फायदा है किसको नहीं, यूक्रेनी पक्ष के लिए ये घटना, सच कहूं तो ये पश्चिमी साझेदारों से वायु रक्षा और एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति पर बातचीत के लिए मजबूत तर्क है। वही मुद्दा जो ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिका यात्रा में उठाया था। पोलैंड के लिए स्थिति दोहरी तरह से असुविधाजनक है। एक तरफ नाटो देश द्वारा संप्रभु क्षेत्र के उल्लंघन के सामने दृढ़ता दिखाना जरूरी है, साथ ही उस तनाव से बचना भी जरूरी है जिसे यूक्रेन को समर्थन देने पर संदेह करने वाली घरेलू राजनीतिक ताकतें अपने हित में इस्तेमाल कर सकती हैं। रूस के लिए अगर मिसाइल के जानबूझकर घुसने का संस्करण सही है, ये औपचारिक रूप से गठबंधन के क्षेत्र पर सीधे हमले की घोषणा किए बिना नाटो की प्रतिक्रिया की सीमा को परखने का एक तरीका है। क्योंकि एक अकेली मिसाइल का गिरना, वो भी निर्जन इलाके में, अनुच्छेद 5 के तहत ब्लॉक के भीतर आम सहमति के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनाता। इसीलिए मैं मानता हूं कि रूस ने यह मिसाइल पूरी तरह जानबूझकर दागी, ये समझते हुए कि शायद ही नाटो जवाब में रूस पर हमला करेगा, लेकिन साथ ही ये साफ दिखाता है कि नाटो में एकता नहीं है। मेरे ख्याल से ये घटना फिर से कूटनीतिक विरोध और जांच की मांगों के दायरे में ही रहेगी, जैसा कि पहले भी इसी तरह के मामलों में हुआ है। नाटो की सैन्य भागीदारी के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं ये घटना यूक्रेन को वायु रक्षा प्रणालियों की आपूर्ति तेज करने के लिए एक अतिरिक्त तर्क बन जाएगी, जिसकी मांग यूक्रेनी अधिकारी और कुछ पोलिश विशेषज्ञ भी कर रहे हैं। ये पोलैंड के विशेषज्ञ हैं जो हालात समझते हैं।
लेकिन अगर तकनीकी जांच ये दिखाती है कि पोलैंड की सीमा के पास के इलाके पर हमला जानबूझकर किया गया था, तो इससे गठबंधन के भीतर प्रतिक्रिया की सीमा को लेकर आंतरिक गणना में थोड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। नतीजा: 30 जुलाई की रात यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले के दौरान 70 से ज्यादा मिसाइलें और लगभग 300 ड्रोन दागे गए। दुर्भाग्य से कम 8 लोगों की मौत हो गई। रूसी मिसाइल खा 101 ने सीमा पार की और पोलैंड के क्षेत्र में गिर गई, जो यूक्रेन की सीमा से 70 किलोमीटर दूर है। पोलैंड ने 16 फाइटर जेट्स तैनात किए थे। एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा गया, लेकिन किसी कारणवश मिसाइल को मार गिराने की हिम्मत नहीं जुटाई गई। पोलैंड और यूक्रेन के अधिकारियों ने इस घटना का उपयोग कीव के लिए सैन्य समर्थन बढ़ाने की फिर से अपील करने के लिए किया, न कि नाटो की सीधी सैन्य प्रतिक्रिया को लेकर भड़काऊ बयानबाजी के लिए। और फिलहाल के लिए इतना ही। यही विराम देता हूं। अपने विचार और निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल को समर्थन देंगे तो मैं आभारी रहूंगा। आप किसी भी राशि का डोनेशन देकर ऐसा कर सकते हैं। लिंक व विवरण वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। अपना ख्याल रखें। अलविदा।